गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये ऑनलाइन क्लास आगे की तरफ में बढ़ा रहे हैं। यानी कि पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे, पिछले क्लास कहने का मतलब वेडनेसडे को आपका टेस्ट भी हुआ था और वेडनेसडे को हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ाई वगैरह भी किए। आज उसी से आगे बढ़ते हैं। पहले भी आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लास सिर्फ इस बात को लेकर के है ताकि 1 वीक का आपका गैप ना हो जाए सब्जेक्ट से लेकर। 1 वीक मैटर करता है। पूरे महीने में 4 सप्ताह हुए तो 1 वीक करने का मतलब 1/4 पार्ट, और इतना अगर गैप हो गया सब्जेक्ट से तब तो फिर डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हम ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवाएं कि ये आपका कुछ कंटिन्यूटी बना हुआ रहेगा, कुछ नया पार्ट सीखेंगे भी, और जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो इन्हीं सारे कंटेंट को अलग क्वेश्चन से डिस्कस करते हुए आगे की तरफ में बढ़ेंगे। यानी कि एक बार में फिर से आपका इसको रिफ्रेश करते हुए आगे की तरफ में बढ़ेंगे, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी क्लियर हो सकता है। यानी ऑफलाइन में भी इसको हम रिपीट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट एक एक एग्ज़ाम को लेकर के आगे चलेंगे। दूसरा, आप में से आज कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि एक वीडियो भी शेयर किए थे कि आपका ऐप इनएक्टिव होगा अगर आप अपने ऐप में प्रोफाइल पिक्चर नहीं डालते हो। इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी आप में से कई लोग अब आज मैसेज कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम ये सारा वीडियो आपको शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप पर। ये भी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको फिर हम आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ज़रूर देखिएगा, ताकि कंसंट्रेशन जो है बना हुआ रहे। ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। आप घर में पढ़ रहे हैं, घर का माहौल है, किसी वजह से कोई कॉल कर दिया, कोई आ गया, उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पिछले क्लास में याद करो हम लोग नॉन इक्वेशन डिराइव किए थे, और नॉन इक्वेशन था ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए। यानी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कोई दूसरा हो तब उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन जो टेक्निकली गलत था, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए थे सारे बैच में, दोनों बैच में, 8:30 वाले बैच में भी किए थे और 5 बजे MWF वाले बैच में भी। इस वाले बैच को आप दोनों लोग ज्वाइन किए, यहाँ अभी जो हम क्लास ले रहे हैं दोनों बैच के स्टूडेंट। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको। हमें लग रहा है कि ये बनवाए नहीं थे शायद, इसलिए हम यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3.5 था, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब यहाँ एक केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। एनोड उसे कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड उन्हें कहते हैं जहाँ रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देखो, कंपेयर करो, ये Na था, ये कन्वर्ट किया Na2+, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड के रूप में काम करता है। और Ag+ कन्वर्ट किया Ag में, इसका मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है। इट मीन्स ये काम कर रहा है कैथोड के फॉर्म में। अब यहाँ इस क्वेश्चन में E0 सेल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी सीधा सीधा हम लोग को कहाँ पर पहुँच जाना है, नॉन इक्वेशन। तो अप्लाई करते हैं नॉन इक्वेशन। अप्लाइंग नॉन इक्वेशन, नॉन इक्वेशन। देखो नॉन इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट साइड। देखो यहाँ इक्वेशन में निकल का कंसंट्रेशन है, लेकिन सिल्वर किस स्टेट में है, सॉलिड। तो ऊपर में प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन Na2+, और नीचे में क्या रिएक्टेंट साइड का, तो ये सॉलिड है तो इनकी जगह पर 1, ये Ag+ और नंबर कितना है 2, इस जगह पर आपको लिखना पड़ेगा Ag+ द पावर 2, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अब वैल्यू पुट करते हैं। E0 सेल का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2।
2 कैसे आया पता है आप लोगों को? ये देखो Na कन्वर्ट किया Na2 प्लस में, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और 2 Ag प्लस यानी एक Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 मोल है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए n का वैल्यू यहाँ 2 आ गया। लॉग ऊपर में निकल का कंसंट्रेशन, देखो निकल का कंसंट्रेशन कितना है 0.160, यहाँ लिख दिए 0.160 या 16 भी लिख सकते हो, और सिल्वर का कंसंट्रेशन 0.002, तो 002 कहने का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का ये स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ ये वैल्यू आया 1.05 माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.0295 लॉग, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर किए तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6। अब मेन ये पार्ट इसको सोल्व करना है, इसको कहीं पर सोल्व करते हैं, देखो यहाँ रफ में इसको सोल्व कर रहे हैं, लॉग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6। देखो यहाँ ये कैंसिल होगा 0.4, ये -6 को ऊपर में ले जाएगा तो +6 और -1 यानी कि +5, यानी लिख सकते हैं लॉग 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5, या इसी को लिखा जा सकता है 4 इंटू 10 टू द पावर 4। लॉग 2 और 2 के मल्टीपल के लिए आपको लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये बताए थे। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301, लॉग 4 का हो जाएगा 0.602, यहाँ 10 का पावर 4 है, इसको सोल्व करेंगे यानी कि लॉग का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4.60, यानी ये पार्ट आपको अलग से करना था, यानी ये कहीं आप रफ वगैरह में कीजिए, ये लॉग निकालने का पार्ट। अब इस पूरे वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, देखो तो अगले स्टेप में ये क्या निकल जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 इंटू ये वैल्यू आया 4.60। अब इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0.0295 इंटू 4.602, ये वैल्यू आ रहा है 0.1357, इसको 136 कर देंगे, 1.05 माइनस 0.13, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1.05 माइनस 0.136, ये वैल्यू हो गया 0.914, 0.914 ये बन गया। तो हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आपको, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं 2 मिनट का, जल्दी से आप इसको नोट कर लो जो मेन पार्ट है वो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट देखो, ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3.4 है, यहाँ पीएच का यूज किया, और पीएच पढ़े थे हम लोग क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालना है, लेकिन अभी तक जो हम लोग निकालते थे वहाँ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का दिया रहता था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ना दे करके पीएच वैल्यू दिया, यानी एक स्टेप आपका बढ़ा दिया है। तो थोड़ा सा पीएच की तरफ में बढ़ते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन पर आते हैं। याद करो पीएच के बारे में, पीएच के बारे में हम लोग पढ़े थे, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी माइनस लॉग H प्लस आयन, यानी इस जगह पर अगर पीएच दिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ लॉग के फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है और हाइड्रोजन आयन निकालना है आपको, तो एंटी लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलकुलेशन लेकिन बढ़ेगा क्योंकि निगेटिव में है, और निगेटिव में है तो याद करो लॉग और एंटी लॉग का जो वीडियो शेयर किए थे उसको देखना आप। अगर कोई वैल्यू निगेटिव में है तो डेसिमल के आगे का जो वैल्यू है वो 10 के पावर में चला जाता है, एक बढ़ करके, और डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है उसको एंटी लॉग में देखने के पहले 1 में से माइनस करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो पहले पीएच निकालते हैं और फिर पूछेंगे आपसे, आप बताओगे कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। 2-3 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद में फिर आ जाएगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर है, अब इस कंडीशन में पीएच वैल्यू निकालेंगे तो पीएच का फार्मूला है निगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी ये वैल्यू हो गया -log10⁻³ फिर माइनस log10⁻x इज होता है x log10। यहाँ log10⁻³ का मतलब होगा -3 log10। अब ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 और log10 का वैल्यू 1, यानी वैल्यू कितना आ गया 3। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ था तो पीएच वैल्यू 3 हो गई। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मान लें कि दूसरे में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सपोज दिया हुआ है 10⁻8 मोलर और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पीएच निकालो। फिर देखो यहाँ पीएच के लिए रिलेशन क्या होगा, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस log 10⁻8 -8 log10 और ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 8 × 1 log10 का वैल्यू 1, यानी पीएच वैल्यू कितना हो गया 8। हम ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो यहाँ पर कैलकुलेट करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देख करके आप बता सकते थे। यहाँ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻³ तो पीएच वैल्यू 3 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻8 तो पीएच वैल्यू कितना हो गया 8। अब इसी अनुसार से अगर कोई डायरेक्ट भी पूछे तो आप बता सकते हो, अगर कहीं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻5 मोलर है तो आप यही बता दो कि पीएच वैल्यू इस सॉल्यूशन का कितना होगा, तो अगर कैलकुलेट किए हुए बताया जा सकता है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम दिए हैं 10⁻5 तो आप बताओ तो पीएच वैल्यू कितना होगा। गुड, आप में से अधिकांश लोग रिप्लाई कर रहे हैं 555, यानी पीएच वैल्यू कितना हो गया 5। भी सवाल ही उठ रहा होगा, ठीक है आप सब लोग सही बना रहे हैं, अच्छी बात है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। पीएच तो पढ़ना नहीं है हम लोग को यहाँ पर, तो फिर पीएच सर डिस्कस क्यों कर रहे हैं। यहाँ उल्टा पढ़ना है हम लोग, कैलकुलेशन हमारा बचेगा। यहाँ देखोगे सब लोग, अब यहाँ ध्यान देना, अगर पीएच किसी सॉल्यूशन का 3 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻³ पीएच वैल्यू 8 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻8। पीएच अगर 5 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻5। उसी कंसेप्ट को यहाँ लेकर के चलेंगे तो यहाँ दिया हुआ है पीएच वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। तो अब आप सोच लो, जब पीएच 10 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻−10, यानी उस कंसेप्ट को यूज करके लेके यहाँ ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pH इज इक्वल टू 10, फिर लिखेंगे हम लोग सिंस pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, देयरफॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट वुड बी इक्वल टू 10⁻−10। डायरेक्ट निकाल लिया, अदरवाइज आपको एंटी लॉग निकालना पड़ता और वहाँ पर कैलकुलेशन में जाते। हाँ, जब पीएच वैल्यू 2.78 दिया रहता, 10.554 दिया रहता, तब तो आपको एंटी लॉग यूज करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ जब सिंपल वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग को उसमें उलझने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते। जैसे यहाँ पर हम लोग निकाल लिए हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻−10 मोलर हो गया पीएच वैल्यू के अनुसार से। अब जब हाइड्रोजन आयन निकल गया तब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते, नॉन्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो उनका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, और 1 मोलर के अलावा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हो तब उस कंडीशन में नॉन्स्ट इक्वेशन यूज। एक चीज़ और, नॉन्स्ट इक्वेशन सेल का निकालना है या इलेक्ट्रोड का निकालना है। यहाँ आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ ए सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज 10, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रोड। यहाँ आप जब अप्लाई करोगे नॉन्स्ट इक्वेशन
अप्लाइंग नर्स्ड इक्वेशन, यहाँ लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस 2.303 RT बाई NF, m की जगह पर हाइड्रोजन हो जाएगा log 1 बाई H प्लस यहाँ पर। अब सर यहाँ पर n का वैल्यू क्या लेंगे? अगर H प्लस लेते हो तो वो H में कन्वर्ट करेगा, और 2H प्लस लेते हैं तब वो 2 में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर आप ये देखो, इसको 2H प्लस अगर एक्वस फॉर्म में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और तब ये कन्वर्ट करेगा H2 इन गैसियस स्टेट। इस कंसेप्ट को अगर यूज करेंगे हम लोग तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का कितना है? 2, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के समय में हाइड्रोजन आयन H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो यहाँ H2 गैस के फॉर्म में निकल रहा है, इसको 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर H प्लस करना, और जब यहाँ आप H प्लस करेंगे तो यहाँ H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है? याद करो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बताए थे हम लोग कि एज ए कन्वेंशन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज एज्यूम्ड टू बी 0, यानी कि इनका वैल्यू हो गया 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 बाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -10 और इनका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब आगे देखो, यहाँ माइनस 0.0295 लॉग 1 बाई 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -20, ये ऊपर में चला जाएगा, माइनस 0.0295 लॉग 10 टू द पावर 20, और लॉग 10 टू द पावर 20 का वैल्यू 20 होता है, तो माइनस 0.0295 इंटू 20 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 0.59। मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो 2 से डिवाइड किए तो 0.059 था, और यहाँ पर 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 0.059 की बजाय 0.59, और चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था तो इस वजह से वैल्यू माइनस 0.59। यानी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ना दे करके पीएच वैल्यू भी दिया हुआ रहे तो पीएच से हम लोग उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं और फिर उसके अनुसार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हमको लगता है कि ये पार्ट समझ में आ गया होगा। पीएच वैल्यू इसलिए बताना पड़ा ताकि हम लोग यहाँ पीएच का वैल्यू 10 है तो डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -10 निकाल लेंगे, अदरवाइज आपको एंटी लॉग इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एंटी लॉग में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप देख लेना वहाँ पर, जो पहले हम लोग पढ़े हैं उस वाले पार्ट में। तो इसको जल्दी से कॉपी कर, और कॉपी करने के बाद में रिस्पॉन्ड कीजिएगा बना या नहीं बना। गिब्स एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गिब्स एनर्जी याद करो, थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे हम लोग। द एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल, यानी कि किसी भी सिस्टम के पास का वो एनर्जी जो किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है वह गिब्स एनर्जी कहा जाता है। और गिब्स एनर्जी चेंज को हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी पूरी की पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती, उसका कुछ एक पार्ट उनके पास में ऑलरेडी रहेगा जो उसके इंटरनल वर्क में खर्च होता है। जैसे 11th में आप में से जितने लोग क्लास किए होंगे तो वहाँ थर्मोडायनामिक्स में गिब्स एनर्जी को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताएं। अगर किसी व्यक्ति का सैलरी 50,000 है पर मंथ, तो उनका 50,000 पर मंथ वो टोटल एंथैल्पी हो गया, वो उनका गिब्स एनर्जी यानी कि सेविंग नहीं हो सकता है। 50,000 सैलरी है तो 50,000 आप बचा नहीं सकते। क्यों नहीं बचा सकते हैं? क्योंकि हर महीने एक मिनिमम खर्च आपका फिक्स है। आप ऑफिस जा रहे हैं तो आने जाने का खर्चा होगा, आपके फैमिली मेंबर्स के जो आपके ऊपर में डिपेंडेंट हैं उनका खर्च आपको उठाना पड़ता होगा। उन सब को हटा देने के बाद में
अब जो आपका अगर 10,000 बच रहा है महीने का, तो वो 10,000 आपका सेविंग हुआ, और इसी सेविंग को हम लोग गिब्स एनर्जी कह सकते हैं, यानी कि ये आप किसी दूसरे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका गिब्स एनर्जी का डेफिनेशन देखो, हम लिखवाते हैं, 1 मिनट लगेगा, जल्दी से लिख लो। हेडिंग डालो पहले, गिब्स एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गिब्स एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, द एनर्जी available to a system, the energy available to a system, ब्रैकेट में लिखना सेल, ब्रैकेट क्लोज, which can be converted into useful work, which can be converted into useful work is called Gibbs energy, is called Gibbs energy. Gibbs energy. Paragraph change. The Gibbs energy change in electrochemical cell, the Gibbs energy change in electrochemical cell is related with cell potential, as follows, is related with cell potential as follows. अब देखो यहाँ बोर्ड पर, गिब्स एनर्जी अगर स्टैंडर्ड कंडीशन को लेकर चलें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल होगा। और स्टैंडर्ड कब रखते हैं हम लोग? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। अगर 1 मोलर नहीं है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड का साइन नॉट का जो हटा देंगे, तो यहाँ डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल। अब यहाँ ई सेल पोटेंशियल हो गया। एफ फैराडेज कांस्टेंट को कहा जाता है, इसी चैप्टर में इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फैराडेज कांस्टेंट पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी इसके वैल्यू को आप याद रखोगे। इट इज़ नियरली इक्वल टू 96,500 कूलम। ऐसे इसका वैल्यू 96487 कूलम होता है, लेकिन राउंडिंग ऑफ करके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 96,500 कूलम लेके चलते हैं। ये एफ का वैल्यू हो गया, और एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो चेंज कर रहा होता है। तो डेल्टा जी एन एफ ई सेल, यहाँ माइनस है। एक चीज़ और ध्यान से समझ लो, गिब्स एनर्जी का वैल्यू माइनस हो तब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पर, अगर डेल्टा जी का वैल्यू या जी नॉट का वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस यानी जो फिजिबल हो, जो पॉसिबल है, जो हो सकता है। तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो। अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये अपने आप नहीं होगा। ये तभी तक होगा जब तक आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। और अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 हो गया, तब ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को। ये आगे हम लोग को ये ज़रूरत पड़ने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 माना जाता है, यानी इसे भी आप नोट करोगे अगले वाले पार्ट में।
अब एक क्वेश्चन बताते हैं इस पार्ट से रिलेटेड, उसके बाद में फिर आपको कॉपी करने के लिए। यहाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके बुक का एग्जाम्पल का 3.3। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, यानी इनोट सेल का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी निकालना है। अगर आप देखो तो सर फर्स्ट पैराग्राफ रिपीट कर दीजिए। सर कैन यू प्लीज रिपीट गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी कहता है द एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम। सिस्टम यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो द फ्री एनर्जी, द एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जो किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे अगर किसी सिस्टम के पास में 100 जूल एनर्जी है, तो अगर 2 जूल उसके इंटरनल वर्क में खर्च हो रहा है, तो बाकी का जो 98 जूल एनर्जी है वही किसी दूसरे वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी किसी भी मशीन का इफिशियंसी अभी तक 100% नहीं है। ये आपको फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, वाले टीचर भी आपको बताए होंगे ये पार्ट कि किसी का भी इफिशियंसी 100% नहीं है। अगर 100% होगा तब गिब्स एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर में होगा, बट ये इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल कंडीशन। यहाँ पर आ जाते हैं, वो गिब्स एनर्जी चेंज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल से जुड़ा हुआ है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। हम ये बताएं कि यहाँ पर एफ फैराडेज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका वैल्यू 96,500 कूलम लेके चलेंगे। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पूरे केमिकल रिएक्शन में एक्सचेंज होता है, और ये ईएमएफ ऑफ द सेल। नॉट का वैल्यू निगेटिव, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू ये निगेटिव इंडिकेट करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब जो इटसेल्फ होता हो, खुद ब खुद होता हो। नॉन स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब जो खुद नहीं हो रहा हो, यानी जो फिजिबल नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं। तो हमेशा फिजिबल होने के लिए निगेटिव होना जरूरी। तो यहाँ पर ये पार्ट आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, तो डिस्कस कर रहे थे। अब हम ये पूछना चाह रहे थे, देखो जिंक कन्वर्ट किया जिंक आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर आयन कन्वर्ट किया कॉपर में, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर शेयरिंग कर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n का वैल्यू यहाँ 2 हो गया। ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज गिवन, इट इज 1.1 वोल्ट। फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू आपको बताया अभी, 96,500 कूलम होता है, और आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना। यूज करते हैं फार्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। अब वैल्यू पुट कर दो, -2 इंटू एफ की जगह पर 96,500 इंटू 1. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इंटू 96,500 इंटू 1.1, 212, यानी वैल्यू आ गया -212,300, और डेल्टा जी का यूनिट होता है जूल पर मोल, गिब्स एनर्जी का जूल पर मोल। अब यहाँ पर बड़ा वैल्यू है तो उसको हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को देखो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी -212.3 किलो जूल पर मोल। ये निकल गया डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। ये एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का था। इसके बाद एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। यहाँ देख रहे हो आप टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर आज हम नहीं जा रहे हैं। आधे घंटे 45 मिनट इतने ही के करीब में बताए थे। मेरा पर्पस ये था आपका केमिस्ट्री से लिंक नहीं हट जाए 1 वीक के लिए, तो इस अनुसार से अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि परसों आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बताएंगे,
Thanks for watching this video.